1 की जो वीडियो है और जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो है वो देख ली होगी। तो लेक्चर 1 में हमने स्टार्ट किया था रिव्यू चैप्टर। सो दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 2। इसमें हम आगे का जो रिव्यू चैप्टर का पोर्शन बचा हुआ था वो कंप्लीट करेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था पेज नंबर 5 तक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 6 से, पोजीशन वेक्टर। आज हम पढ़ने वाले पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, जैसे जस्ट हम एक डायग्राम से समझते हैं क्लियरली कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। लेट सपोज मैंने कोई भी एक वेक्टर लिया ए बी मैंने कोई भी वेक्टर लिया और वो डायरेक्ट हो रहा है, उसका जो सेंस है वो ए से बी की तरफ है, ए टू बी। ओके, और लेट से हमने इसका जो ओरिजिन है वो है ओ, ठीक है। हमने ए बी वेक्टर लिया है और इसका ओरिजिन जो है वो ओ, तो यहाँ पे ओ एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और ए कोई भी दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूँगी ओ टू ए, तो ये जो वेक्टर यहाँ से डायरेक्ट हुआ है ना ए की तरफ, इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मतलब कोई भी आपके पास पॉइंट है और उस पॉइंट से आप, मतलब कोई भी आपके पास फिक्स पॉइंट है और आपको किसी दूसरे पॉइंट पे उसका पोजीशन वेक्टर आपको बताना है, तो जो भी आपका फिक्स पॉइंट है, जैसे यहाँ पे हमने ओरिजिन लिया है, आप यहाँ से एक वेक्टर डायरेक्ट करवा दीजिए उस पॉइंट की तरफ, तो वो हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे कुछ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे हमारा ओ क्या था, दिस इज आर फिक्स पॉइंट, ठीक है, ओ हमारा फिक्स पॉइंट था, ठीक है। ए और बी हमने यहाँ पे एक वेक्टर लिया था जिसका सेंस ए से बी की तरफ है, और यहाँ से हमने एक वेक्टर डायरेक्ट करवाया ए की तरफ, तो ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन। यहाँ पे ओ ए वेक्टर की जो टर्मिनल पॉइंट है वो ए बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ से हम ओ बी वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ओ और बी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और ये यहाँ पे डायरेक्ट होगा, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें पता है ए बी हमारे पास गिवन वेक्टर है, ओ हमारा ओरिजिन है, तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। तो यहाँ से आप ए बी को, क्योंकि हमें ए बी जो पोजीशन वेक्टर है उसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। अब देखिए ए बी आपके पास जो वेक्टर है उसके एंड पॉइंट्स क्या है, ए एंड बी, तो ए और बी की पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हमें ए बी को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो हमें ए बी को एक्सप्रेस करना है, तो ए बी को हम इक्वल टू के एक साइड रखेंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस साइड ओ बी है, इधर आके ये माइनस ओ ए। तो अब देखिए आप ओ बी और ओ ए क्या है, ओ बी इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, एंड ओ ए इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो अब हमने कर दिया ना इस वेक्टर को रिप्रेजेंट, एक्सप्रेस कर दिया इस वेक्टर को हमने किसकी फॉर्म में, इसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के पोजिशन वेक्टर्स की टर्म्स में। तो अब यहाँ पे ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कोई भी आपके पास फिक्स पॉइंट है एंड आपके पास कोई भी एक दूसरा अनदर पॉइंट है। एक आपके पास फिक्स पॉइंट होना चाहिए, दूसरा आपके पास वो पॉइंट होना चाहिए जिसका पोजीशन वेक्टर आप फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं लेट से ए का, तो उस फिक्स पॉइंट से आप एक वेक्टर डायरेक्ट करवा दीजिए उस पोजीशन उस पॉइंट की तरफ, तो वो आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। तो देखिए नाम से पता चल रहा है यहाँ पे हमें सबसे पहले तो दो पॉइंट लेट करने पड़ेंगे। तो लेट सपोज आपने एक पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी। अब यहाँ पे हम 3 डायमेंशंस में पढ़ रहे हैं एक्स वाई जेड, तो हमें कोऑर्डिनेट्स लेट करने पड़ेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स लेट से x1 y1 एंड z1। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। तो ये दो पॉइंट्स हमने लेट कर लिए। अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें एक वेक्टर बनाना है, तो उस वेक्टर के बारे में हमें बताना है कि वो किस तरीके का वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ए और बी को हमने ज्वाइन करा, ठीक है, उससे हमारे पास वेक्टर क्या बनेगा, ए बी वेक्टर। क्लियर, ए बी हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो अब ए बी वेक्टर को आपने क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे कोई भी दो पॉइंट्स हैं वही डिस्टेंस फॉर्मूला आपको जस्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है यहाँ पे आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, जिससे कि आप क्या कर पाएंगे, ए बी वेक्टर की जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर
इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2, सेकेंड इज x1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस में यहाँ पे y2 y1, तो यहाँ पे y2 माइनस y1, प्लस में z2 माइनस z1, इस तरीके से। अब देखिए कोई भी आपके पास वेक्टर होता है तो आप उसको जनरली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी वेक्टर है, लेट्स सपोज आपके पास ए वेक्टर है, तो आप इसी तरीके से लिखते हैं ना, 3i कैप 4j कैप माइनस 6k कैप, यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना आपके पास i j के, सेम यहाँ पे i कैप j कैप एंड k कैप, ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर ए बी को आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ये जो भी आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है, जैसे आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। जैसे x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है और z2 माइनस z1, ये तीनों के तीनों आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो इनका स्क्वायर करके, इनको ऐड करके एंड देन आपको रूट कर देना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। तो कोई भी आपके पास दो पॉइंट्स हैं, आप इजीली डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके उस वेक्टर को भी उन दो पॉइंट से ज्वाइन होकर जो वेक्टर बनेगा आपके पास, उसको भी आप बता सकते हैं कि कौन सा वेक्टर बनेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, उसकी फॉर्म क्या होगी, एंड देन उसका आप मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। कोई भी आपके पास वेक्टर है, आपको उसकी दो चीजें निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो कोई भी आप जनरल वेक्टर ले लीजिए, लेट सपोज आपने यहाँ पे लिया वेक्टर ए, तो इसकी फॉर्म क्या होगी, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब इस वेक्टर के आपको दो चीजें निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो देखिए जो डायरेक्शन रेशियोज होती है, सिंपली वो कुछ भी नहीं होता, आपके पास आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं, जो यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स हैं, क्या क्या है, a1 ओके, a2 a3, तो ये हो जाएंगे आपके डायरेक्शन कोसाइंस। सिंपली a1 a2 a3, ये तीनों के तीनों आपके हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। और इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, लाइक इनको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे आपको एक बनाना है ब्रैकेट a1 a2 a3, these are the direction cosines, okay। next अब बात आती, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज, नॉट डायरेक्शन कोसाइंस, these are the direction ratios, okay। अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइंस की। तो डायरेक्शन कोसाइंस देखिए, सिंपल जो फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का, वो क्या होता है। अब डायरेक्शन कोसाइंस हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट सपोज यहाँ पे मैं कोई भी एक वेक्टर ले लेती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर ले लेती हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने वेक्टर कंसीडर किया 3i प्लस 4j माइनस 6k, ठीक है। ये एक हमने वेक्टर जनरली ऐसे कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूँ तो सिंपली डायरेक्शन कोसाइंस, फर्स्ट हम क्या देख लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो क्या है, यहाँ पे 3 4 एंड माइनस 6, तो किस तरीके से लिखेंगे, 3 4 माइनस 6। अब नेक्स्ट, ये तो हो गई फर्स्ट चीज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। सो डायरेक्शन कोसाइंस का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपके पास जो भी आपके डायरेक्शन रेशियोज है वो डिवाइड बाय आर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके डायरेक्शन रेशियोज 3 थे, a1 a2 a3, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है पहले वो लिख लेते हैं, a1 अपॉन आर, सेकेंड इज a2 अपॉन आर एंड थर्ड इज a3 अपॉन आर। a1 अपॉन आर, a2 अपॉन आर एंड थर्ड इज a3 अपॉन आर, वेर r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखिए यार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे रिजल्टेंट होता है a1 का होल स्क्वायर, मतलब जो भी सेम वही करना है, जो भी डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है, उनका आपको स्क्वायर करके रूट कर देना है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस में a3 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास r है। तो सिंपली अब हम इस वेक्टर के निकाल लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, क्या हो जाएंगे, a1 इज 3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन में रूट 61। दिस इज फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन। इसी तरीके से आपका जो सेकंड डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या हो जाएगा, 4 अपॉन रूट 61, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो थर्ड डायरेक्शन कोसाइन है वो हो जाएगा -6 अपॉन में रूट 61। तो दीज आर योर डायरेक्शन रेशियोज एंड दीज आर योर डायरेक्शन
कोसाइंस। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी वेक्टर के फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को समझने के लिए लेट सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए देखिए इसका जो मेन एक फॉर्मूला आप बोल सकते हो डॉट प्रोडक्ट का, वो यही है जो मैं अब लिखने जा रही हूँ। वेक्टर ए और स्केलर प्रोडक्ट को हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट बोलते क्यों है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पर आपका जो ए और बी है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये जो है आपका एक फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, या फिर हम कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और ए डॉट बी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ए डॉट बी की जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन ये जो आपका थीटा एंगल है इसकी वैल्यू क्या है। थीटा एंगल 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री है या 90 डिग्री से ज़्यादा है। तीन केसेस बनते हैं इसके, 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉस आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिमार्क्स, कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, वो क्या है, जैसे आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करके जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो इसी फॉर्मूले का आप यूज़ कीजिए, क्या हो जाएगा ए और कॉस। अब देखिए दोनों वेक्टर सेम हैं तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, ज़ीरो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, वेक्टर यहाँ पे ए दैट मीन्स क्या हो जाएगा, और ए आपको पता है यहाँ पे ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसी तरीके से अगेन ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड कॉस 0 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर एंड कॉस 0 आपको पता ही है 1 होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट रिमार्क। सेकेंड इज, अगर आपके पास वेक्टर ए भी 0 है एंड या फिर आपके पास वेक्टर बी 0 है, या तो आपके पास वेक्टर ए 0 है या फिर आपके पास वेक्टर बी 0 है, तो थीटा को आप उस केस में डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए सॉरी यहाँ पे एंड नहीं और आएगा, क्योंकि या तो वेक्टर ए 0 है या फिर वेक्टर बी 0 है, तो इस केस में आप थीटा को डिफाइन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास कोई भी सिंगल वेक्टर आपको दे दिया ये, तो यहाँ पे और दूसरा वेक्टर 0 है, दैट मीन्स वो वेक्टर है ही नहीं, आप ये समझिए वो वेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो उस केस में आप बताइए कुछ एंगल बना सकते हैं यहाँ पे, दूसरा वेक्टर तो है ही नहीं, तो एंगल बनेगा क्या है यहाँ पे, तो इस केस में थीटा कुछ भी होगा ही नहीं, दैट मीन्स थीटा इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हमारे थर्ड रिमार्क है, इसमें बोला है कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स या तो वेक्टर ए 0 होगा या वेक्टर बी 0 होगा या आपका कॉस थीटा 0 होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है और यहाँ पे कोई कंडीशन हमें देनी गई है, तो इसमें या तो वेक्टर ए 0 होगा और वेक्टर बी 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, कॉस थीटा आपका 0 हो सकता है। इन्हीं तीनों में से कोई भी चीज़ 0 हो सकती है, और कॉस थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि थीटा इज π/2 हियर 90 डिग्री। ओके, सो आवर फोर्थ रिमार्क इज थर्ड से ही रिलेटेड है। अब आपको सेम यही केस है, बट यहाँ पे आपको दे दिया कि ए या फिर आप बी की बात कर लो, ए और बी ना दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ना तो ए 0 वेक्टर है ना ही बी 0 वेक्टर है, और इस केस में आपका जो डॉट प्रोडक्ट है ना वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो सकता है, अब ए और बी तो 0 है नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आपका जो कॉस थीटा है वही 0 होगा, तभी तो आपका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ठीक है, तो थीटा 0 होने का मतलब है कि यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू π/2। ओके, सो आवर फिफ्थ रिमार्क इज, अब देखिए थीटा आपको यहाँ पे दे दिया 0, सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग है। देखिए अब आपको यहाँ पे थीटा दे दिया 0, ठीक है, तो अगर आप अब ए डॉट बी करें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट करें, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा ऑलरेडी 0 है तो कॉस
थीटा मतलब cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और अगर दोनों वेक्टर ही आपके इक्वल है तो ये केस हमने फर्स्ट में ही डिस्कस कर लिया था, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। सिक्स्थ रिमार्क इज, अब अगर थीटा, अब मैंने बोला था ना आपको प्रीवियस जब हम पेज पे थे तो मैंने आपको बोला था कि 3 केसेस बनेंगे थीटा के, इफ थीटा इज इक्वल्स टू इज लेस देन 90 डिग्री, इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री के तो हमने तभी पढ़ लिए थे, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं थीटा इज इक्वल्स टू 0 का केस पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई, पाई कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री पे क्या होता है, तो सेम वही cos 180 डिग्री कितना होता है -1। ठीक है, अब जैसे हम एक ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट करें हम दो वेक्टर्स का, तो ये क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए बी कॉस 180 डिग्री इज -1, दैट मीन्स माइनस ए बी। ठीक है, इसी तरीके से जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी पे अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा -AB, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और दोनों ही वेक्टर इक्वल है तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। सेवेंथ इज, अगर दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल की वैल्यू पता करनी है कि वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो कॉस थीटा में निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट इज रिमार्क 8। रिमार्क 8 में आपको क्या दिया गया है, ए और बी आपके पास दो लाइक वेक्टर्स हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, एंड अनलाइक वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो आप देखिए, मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस, डायरेक्शन सेम है दोनों की। ठीक है, तो कोई भी आप दो वेक्टर्स ले लीजिए, मान लीजिए ये, इसको आप बोल रहे हैं लाइक वेक्टर्स, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होने वाला है 0, बिकॉज इनकी डायरेक्शन सेम है। वहीं आप ले लीजिए अनलाइक वेक्टर्स, दैट मीन्स इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में देखिए एंगल कितना बना 180 डिग्री पाई। ओके, तो यहाँ पे आपके पास थीटा कितना हो गया पाई। तो अगर कोई भी आपको दो लाइक वेक्टर्स दिए गए हैं, लेट सपोज वेक्टर, और इनका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा ए बी के इक्वल, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पे 0 है और कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो आपके पास सिर्फ ए और बी का क्या आएगा मैग्नीट्यूड आएगा। सेम इन दिस केस यहाँ पे अगर आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, तो ए बी कॉस थीटा, दैट मीन्स ए बी कॉस 180 डिग्री एंड कॉस 180 डिग्री इज -1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का ए बी, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब देखिए मैग्नीट्यूड हर बार लिखने से अच्छा आप सीधा ए बी लिख लीजिए, बस आपको ध्यान होना चाहिए कि ए यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ओके, नेक्स्ट रिमार्क इज रिमार्क 9। अब यहाँ पे अनलाइक वेक्टर सेम, ये 9 ही डिस्कस करा हमने। ठीक है, 10th देखिए, अब ए और बी दो वेक्टर्स क्या है, ऑर्थोनॉर्मल यहाँ पे बोला गया। ऑर्थोनॉर्मल मीन्स होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे एक वेक्टर आपका ये हो और दूसरा वेक्टर आपका इसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है ना, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, तो दैट मीन्स ये दोनों के दोनों वेक्टर्स कैसे हैं परपेंडिकुलर है। अब देखिए परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसा होगा 90 डिग्री होगा ना। ठीक है, और हमें पता है cos 90 डिग्री कितना होता है 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी कितना हो जाएगा 0। तो दैट मान लीजिए एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो होता क्या है ए बी कॉस थीटा, दैट मीन्स ए बी कॉस 90 है ना, cos 90 और cos 90 is 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट इज 11th। देखिए अब आपके पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं, किसी भी वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं, तो आपके पास 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर आई जे एंड के, ये तीनों आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं। और आपको पता है ये 3 जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे होते हैं। 3 एक्सिस होती है ना हमारे पास, ये दिस इज फॉर आई कैप, ठीक है, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप, ये 3 होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये तीनों की तीनों जो एक्सिस होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है, 90 90 एंड 90। ओके, तो यहाँ पे आपके पास इन्हीं तीनों एक्सिस के अलावा आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे एंड के। तो यहाँ पे ये काफ़ी बार यूज भी होता है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपको ध्यान रखना है वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, ठीक है, या फिर वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे, वेक्टर के डॉट वेक्टर के। देखिए यहाँ पर वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे, वेक्टर के डॉट वेक्टर के, ये आपने क्या कर लिया
सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट कर लिया। अब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं डिफरेंट का। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के, इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। और भी काफ़ी सारे इस तरीके से हो सकते हैं। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, सेम सेम होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1 और डिफरेंट होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। किस तरीके से देखिए, अब ये सेम सेम है, दैट मीन्स इनके बीच में एंगल कितना है 0 एंड कॉस 0 कितना होता है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता है, देखिए यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड एक मैं ना ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ आई अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ आई। जो भी दो वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड लेना होता है ना, और फिर होता है हमारे पास कॉस थीटा। अब ये दोनों वेक्टर सेम है तो दैट मीन्स इनके बीच में जो एंगल है वो 0 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और इनके बीच में हाँ 0 एंगल है, तो यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड अगेन यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड एंड कॉस 0। अब देखिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है 1, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, इसका भी 1 एंड कॉस 0 इज 1। तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई आपका कितना आ गया 1। इसी तरीके से ये 1 आया है, ऐसे वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इज 1, या आप ट्राई करके देखिएगा। वेक्टर के डॉट वेक्टर के इज इक्वल्स टू 1। वही अब मैं आपको एक और ओपन करके दिखाती हूँ सॉल्व करके। आप यहाँ पे ले लीजिए वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे। अब ये दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। वेक्टर आई इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर जे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे, और दोनों के बीच में एंगल कॉस थीटा आता है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 90, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। तो इसी तरीके से वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे कितना आ गया 0, ऐसे जे के 0, ठीक है। तो सेम वेक्टर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 1, बट इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स ओनली, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आएगा 0। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट आपने डिटेल में पढ़ लिया, उसके सभी रिमार्क्स पढ़ लिए। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी की, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए बी का आप डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए या फिर बी और ए का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, दोनों डॉट प्रोडक्ट आपके पास इक्वल आने वाले। इस प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिविटी भी बोलते हैं, कॉम्यूटेटिविटी। ओके, नेक्स्ट इज आपके पास, अब देखिए आपको डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आप किसी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लिया, देन फिर उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, वेक्टर ए के साथ किसी भी स्केलर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन बी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। ओके, बी के साथ आप उस जो भी स्केलर है 1 2 3 जो भी आपके पास नंबर है स्केलर है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन फिर आप उसको ए से वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कीजिए। तो तीनों ही केस में आपके पास जो रिजल्ट है वो सेम आने वाला है। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी की। डिस्ट्रीब्यूटिविटी के लिए आपको क्या चाहिए होता है, 3 वेक्टर्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हम 3 वेक्टर्स कंसीडर करते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या होता है, सबसे पहले आप वेक्टर बी और वेक्टर सी को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए ए के साथ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, प्लस में ए को आपने बी के साथ कर दिया, प्लस में अब ए को सी के साथ कर दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। प्रॉपर्टी आपके पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ए जो है वो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। क्लियर ना, परपेंडिकुलर होता है तो एंगल कितना होता है दोनों के बीच में 90 एंड cos 90 इज 0, तो डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा आपका 0, ठीक है। तो ये हो सकता है। और प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है, तो इसमें हम एक एनालिटिकल फॉर्म पढ़ने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट की। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको याद रखना है, अगर आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, a1 b1 प्लस में a2 b2 प्लस में a3 b3, ठीक है। तो अगर आप ये इसके एक एनालिटिकल फॉर्म है, और हमें पता है वेक्टर a इज इक्वल्स टू a1 i कैप, वेक्टर a इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, वेक्टर a इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। इसी तरीके से वेक्टर b भी किसके इक्वल होता है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप,
इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट दोनों ही वेक्टर्स में आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो ले लीजिए, a1 b1 प्लस में a2 b2 प्लस में a3 b3। तो ये हो जाएगी एनालिटिकल फॉर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई भी आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, ये ले लीजिए आप, वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपके पास दो वेक्टर गिवन है और इनके बीच में आपको एंगल निकालना है। एक फॉर्मूला तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में, ठीक है, वो जस्ट सिंपल था। इसमें देखिए कॉस थीटा, एंगल तो कॉस थीटा ही होता है ना, तो उसका जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये एनालिटिकल फॉर्म, वैसे तो हमने कॉस थीटा का पढ़ लिया अभी, ठीक है, हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा ना कॉस थीटा का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पे हम इसका कॉस थीटा का फॉर्मूला जो पढ़ने वाले हैं, जो अभी हमने ये पढ़ा है ना एनालिटिकल फॉर्म, दिस वन, इस फॉर्म में हम यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एनालिटिकल फॉर्म है वही लिख लेंगे, a1 b1 प्लस में a2 b2 प्लस में a3 b3 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस में b3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा का फॉर्मूला। इसमें भी आपके पास दो रिमार्क्स हैं, अगर a और b दोनों ही वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक स्केलर जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, स्केलर मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे स्केलर एग्जिस्ट करेगा और उसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, वेक्टर a इज इक्वल्स टू, जो भी वो स्केलर होगा उसको हमने यहाँ पे लैम्डा ले लिया, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। और ये कंडीशन कब है, व्हेन वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, देन दिस कंडीशन मस्ट बी अप्लाइड, ओके। तो यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू हम लिख देंगे, ठीक है, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप। अब एक बार बुक में से देख लीजिए, इफ vector A is parallel to vector B, then there exists scalar lambda such that vector A is lambda times of vector B. So यहाँ पे just value put कर लेंगे, vector A is equals to a1 I cap, a2 j cap plus a3 k cap, lambda vector B, b1 I cap, b2 j cap, b3 k cap। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, ठीक है, तो इसको हम, इसके बाद हम एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों वेक्टर इक्वल होने का मतलब है कि यहाँ पे जो इनके कोफिशिएंट्स होंगे आई कैप, जे कैप और के कैप के, वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे a1 किसके इक्वल हो गया, लैम्डा b1 के, a1 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b1, ठीक है, a2 किसके इक्वल हो गया, लैम्डा टाइम्स b2, ओके, a2 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b2, a3 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b3, सॉरी यहाँ पे b3 आएगा, ठीक है, तो a3 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b3, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब लैम्डा की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए लैम्डा को साइड रखिए तो ये b1 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो a1 अपॉन b1, ठीक है, इसी तरीके से और हम लैम्डा की कैसे निकाल सकते हैं, a2 अपॉन b2, ठीक है, और a3 अपॉन b3, इस तरीके से। तो दैट मीन्स अगर कभी भी कोई भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, मान लीजिए ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और तो इनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों वेक्टर के जो भी आपका मन करे, किसी भी यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स ले लीजिए, या तो आई कैप या जे कैप या के कैप के, और उनको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास लैम्डा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। सेकंड जो आपका रिमार्क दे रखा है ये था पैरेलल के केस में, ठीक है, फर्स्ट रिमार्क ये था आपका पैरेलल के केस में। सेकंड आपका दे रखा है व्हेन वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दैट मीन्स परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, थीटा इज π/2, ठीक है, व्हेन दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे इनका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 90 है तो ए बी कॉस 90 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरा का पूरा जो डॉट प्रोडक्ट है आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एनालिटिकल फॉर्म लिखें तो a1 b1 प्लस में a2 b2 प्लस में a3 b3, ये भी आपका कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये दो रिमार्क्स थे आपके। टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखिए स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट जस्ट उसका अपोजिट है, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट बोल रहे थे ना, यहाँ पे हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, सेम आपको यहाँ पे दो वेक्टर्स लेने हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बीच में वहाँ पे डॉट लगा दें, यहाँ पे हम लगाएंगे क्रॉस, बिकॉज दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब इसका जो एक फॉर्मूला है वो क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा,
ठीक है। और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर आता है, इसको हम ज़्यादा कंसीडर करते नहीं है बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं, कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं, इनको हम बुक में से ही समझते हैं क्योंकि ये सेम बिल्कुल स्केलर प्रोडक्ट में जैसे हमने समझे थे सेम उसी की तरह। यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स सेम जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में समझे थे ना, सेम उसी की तरह है, बस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट हो गया और कॉस थीटा की जगह साइन थीटा हो गया। अदरवाइज इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम एज स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा रिजल्ट है वो है, जब आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो तो तीन ही केस बन सकते हैं, या तो आपका वेक्टर ए जीरो हो, या आपका वेक्टर बी जीरो, या फिर साइन थीटा जीरो। और हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू, जैसे कॉस थीटा की वैल्यू कब जीरो थी 90 पे, साइन थीटा की वैल्यू कब जीरो होती है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, इन्हें भी साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो वेक्टर ए जीरो होगा, या फिर वेक्टर बी जीरो होगा, या फिर आपका थीटा जो है वो जीरो होगा, या फिर आपका 180 होगा, मीन्स पाई होगा। सेकेंड रिजल्ट इज इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वैक्टर्स, ए और बी हमारे पास दो नॉन जीरो वैक्टर्स हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आने का मतलब, अब ए और बी को तो दे दिया कि ये दोनों के दोनों नॉन जीरो वैक्टर्स हैं। ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आने का मतलब क्या है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। और साइन थीटा कब जीरो हो सकता है, जब थीटा इज इक्वल्स टू जीरो हो या फिर 180 हो। हमने पहले केस में डिस्कस करा, या तो थीटा जीरो के इक्वल हो या फिर 180 के जीरो इक्वल हो, तभी आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो आ सकता है। ठीक है। और कब की बात है, जब कंडीशन आपको दी हो कि ए और बी नॉन जीरो है। अदरवाइज फर्स्ट केस में हमने पढ़ा कि ए और बी जीरो हो सकते हैं। ठीक है। तीनों ही चीज़ जीरो हो सकती हैं, या तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, या फिर साइन थीटा। यहाँ पे मैं दे दिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना वो दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स ये डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पे। तो साइन थीटा जीरो के इक्वल कब आता है, जब वेक्टर क्या, जब आपका जो थीटा है वो क्या हो, या तो जीरो के इक्वल हो या 180 के इक्वल हो। जीरो के इक्वल होने का मतलब है कि आपके दोनों ही वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी कब जीरो हो सकते हैं, जब वेक्टर ए इस तरीके से हो, या आपका वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी भी इस तरीके से हो, तभी इन दोनों के बीच में एंगल जीरो हो सकता है ना, जब ये दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो। When these two vectors are parallel, then angle between these two vectors is zero। ठीक है। इसी तरीके से 180 कब हो सकता है, जब वेक्टर ए इस डायरेक्शन में हो और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में हो, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। तो दैट मीन्स ये वेक्टर तो थे पैरेलल, इन वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कोलीनियर, एक ही पॉइंट से जनरेट हो रहे हैं ना। ठीक है। तो कोलीनियर वेक्टर हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, जो एक ही पॉइंट से जनरेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोलीनियर वेक्टर। सो दीज या तो पैरेलल हो वेक्टर्स, दोनों के दोनों आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी या तो पैरेलल हो या फिर कोलीनियर हो, तभी आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो हो सकता है, गिवन दैट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है। थर्ड आपको दे दिया है इफ थीटा इज पाई बाय टू, यहाँ पे एंगल हमें गिवन है कि एंगल पाई बाय टू है और क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है ये होता है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में अब देखिए थीटा पाई बाय टू होने का मतलब, देखिए यहाँ पे थर्ड रिमार्क देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है दोनों वेक्टर का, तो ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है और यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है एन। अब यहाँ पे हमें दे दिया कि ये गिवन है हमें हमारे पास कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। दैट मीन्स ए बी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है हमारे पास 1, तो ए बी इंटू 1 कितना हो जाएगा, ए बी। ठीक है। क्लियर ना कि यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। नेक्स्ट केस है, अब यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ था 90, अब यहाँ पे थीटा हमें दिया हुआ है 3 पाई बाय 2। ठीक है। 3 पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2, ये हमें गिवन है। ठीक है। अब 3 पाई बाय 2 मतलब समथिंग कितना हो गया, 270 डिग्री। ठीक है। अब 90 पे हो गया, 270 डिग्री पे क्या होगा अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो हमें पता है साइन 270 डिग्री इज -1, जैसे कॉस 180 डिग्री -1 था ना, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम साइन 270 डिग्री करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है -1। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे दोनों का, तो यहाँ पे जैसे ए बी आया था, यहाँ पे साइन 180 कर लीजिए, 270 कर लीजिए, साइन 270 इज -1। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस ऑफ ए बी।
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दोनों ही केस में दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट इनके साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट होने का मतलब क्या है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, अपोजिट हैं डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी, जब कभी भी साइन थीटा, जब कभी भी आपका थीटा 0 और पाई के बीच में होगा, ठीक है, 0 के इक्वल होगा या फिर पाई के इक्वल होगा, ठीक है, तो कभी भी साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेस नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें पता है ए क्रॉस बी का ये फॉर्मूला है, तो 0 से लेस नहीं हो सकती, दैट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये कब की बात हो रही है, जब थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। ठीक है, आप इसको करके भी देख सकते हैं, कोई भी आप वैल्यू रखिए, साइन 90 कुछ भी रखिए, आपको कभी भी 0 से कम वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, साइन 270 पे होता है ना -1, ये तो पढ़ ही रखा है हमने। फिफ्थ आपका किसी भी वेक्टर को आप 0 वेक्टर के साथ कीजिए, रिजल्ट विल बी ऑलवेज अ 0 वेक्टर। सिक्स्थ इज, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके पैरेलल वेक्टर्स हैं, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, अभी हमने थर्ड में केस पढ़ा था, 2 केस पढ़े थे ना, पैरेलल और उसके कोलिनियर के। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 होगा या फिर पाई होगा, यही होता है ना पैरेलल का मतलब, तो आपस में पैरेलल हो या तो थीटा या तो 0 या तो पाई होगा, तो 0, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज 0। हाँ, तो यहाँ पे जो हमने लास्ट में पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट करते हुए जो हमने लास्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो यहाँ पे है। वहाँ पे क्या था, जब आप सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे है कि जब आप सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे 0 आएगा, अपोजिट है उसका। ठीक है, तो ये आप करके भी देख सकते हैं, आई क्रॉस आई, जैसे आई क्रॉस आई का अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, आई आई मतलब इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई, और यहाँ पे हो जाता है साइन थीटा। अब आई और आई दोनों ही यूनिट वेक्टर्स क्या है, सेम है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है, दोनों का 1 1, और साइन 0 कितना होता है, 0 आया ना, 0। ठीक है, इसी तरीके से आप 7th में देखें, वही चीज़ आपको दे रखी है, अगर आप डिफरेंट का करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो सेम सेम यूनिट वेक्टर्स थे, जैसे वेक्टर आई डॉट क्रॉस वेक्टर आई, यहाँ पे अगर आप करते हैं वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, तो आपका तीसरा वेक्टर आएगा वेक्टर के। ये ना चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत यूजफुल होती है स्केलर में भी और वेक्टर में भी। ठीक है, तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे जब आप करेंगे तो आपका आएगा वेक्टर के। ठीक है, इसी तरीके से चाहे आप माइनस जे कैप या फिर क्रॉस आई के कैप, इन दोनों को कर लीजिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, तब भी आपका वेक्टर के आएगा। ठीक है, सेम जे और के को करेंगे तो आई आएगा, इसी तरीके से माइनस के और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इनको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, जैसे हमने स्केलर में भी किया था और हमने यहाँ पे भी किया है। एथ प्रॉपर्टी इज, अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं आपके यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर दैट मीन इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 1। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट, अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ इतना ही रह जाएगा, साइन थीटा एंड कैप। ठीक है, दिस इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ओनली साइन थीटा आएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ठीक है, 9th में आपके पास क्या है, 2 वेक्टर्स हैं, जैसे हमने वहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, सेम यहाँ पे साइन थीटा का है। वहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, ऊपर डॉट प्रोडक्ट किया था ना हमने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आप कर लीजिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, क्लियर। 10th है आपका, अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आप कर रहे हैं किन्हीं भी 2 वेक्टर्स का, ठीक है, और वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसी तरीके से माइनस ऑफ, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, वो भी आपका ए और बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस केस में आपका जो यूनिट वेक्टर होगा ना वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। मतलब आपका पॉजिटिव क्रॉस प्रोडक्ट भी और फिर आप नेगेटिव भी करते हैं, ठीक है, अगर वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो दैट मीन्स आपका जो यूनिट वेक्टर रिलेट होगा ना उससे, वो भी वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा, और इस केस में आप इसका फॉर्मूला जो है वो इससे दे सकते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू, पॉजिटिव या नेगेटिव आप कुछ भी ले लीजिए दोनों में से। ठीक है, या तो पॉजिटिव ले लीजिए या फिर नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है, दोनों ही केस में एप्लीकेबल है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो ये आपको इतना वैसे यूजफुल नहीं है ये, बट हाँ ध्यान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस जो है आपका
वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका सिलेबस है, तो आप इसका बिल्कुल बेसिक करते हुए चलिए, बेसिक बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए इसका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 11th है आपका। अब आपके पास कोई भी दो साइड्स दे दी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, और आपको उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। अब हमें इतना तो पता ही है ना, एडजेसेंट साइड्स जो है वो पैरेललोग्राम में ही हम लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपको निकालना है तो कुछ भी नहीं करना आपको, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो और उसका मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूले है ना लास्ट में 3, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई वाली, और यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर आई, फिर आई कैप जे कैप वाली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स ए बी, उसका एरिया ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, ठीक है, तो हाफ ऑफ कर दीजिए सेम, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का हाफ कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, पर यहाँ पे ए बी उसके एडजेसेंट साइड्स नहीं है, बट उसके डायगोनल्स हैं, दो डायगोनल्स बना सकते हैं ना पैरेललोग्राम में, तो वो एक डायगोनल है वेक्टर ए और दूसरा जो डायगोनल है आपका वो है वेक्टर बी। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला हो जाएगा सेम, ठीक है, जो आपका ट्राइंगल का था ना वही आपका हो जाएगा फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का विद डायगोनल्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। आपके पास लास्ट टॉपिक रहता है रिव्यू चैप्टर में, वो भी हम यहीं से देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ये तो इसके सारे रिमार्क्स थे, और प्रॉपर्टीज भी आप इनको बोल ही सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, ये स्किप करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, है ना, कॉम्यूटेटिव थे, ठीक है। पर यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल देखिए, आप कोई भी ना एक वेक्टर, दो वेक्टर ले लीजिए, 2-3 वेक्टर, ठीक है, और सारी जो प्रॉपर्टी है उन पे अप्लाई करके देख लीजिए, तो उससे ना ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। तो कोई भी आपके वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, बट क्या होगा, उसका नेगेटिव होंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए आपस में इक्वल नहीं होंगे, बट एक दूसरे का क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कीजिए, वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। सेकंड प्रॉपर्टी इज वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, ठीक है, ये हमने स्केलर में भी पढ़ी थी, स्केलर में भी एसोसिएटिव होता है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, या फिर बी के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करके ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, तीनों में रिजल्ट आपका सेम आने वाला है, ठीक है। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हमें 3 वेक्टर्स की जरूरत है, ए बी से हमने कोई भी 3 वेक्टर्स ले लिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट इज योर फोर्थ वन, रिलेशन बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का करके आप इसका स्क्वायर लीजिए, तो आप इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, नेगेटिव वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए, इसको याद करने का एक तरीका ये भी है, एक पहले इनको इंडिविजुअली लिख लीजिए, माइनस में जो भी आपने दोनों लिए है ना वेक्टर्स, चाहे वो ए बी हो चाहे वो सी डी हो, इनका डॉट प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन आ जाता है, रिलेशन बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। इसी के साथ अपना रिव्यू चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये रिव्यू चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। देखिए रिव्यू चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये आपका एक तरीके से बेसिक है, पूरी बुक अगर आपको करनी है वेक्टर कैलकुलस की, ठीक है। और वेक्टर कैलकुलस आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका सिलेबस है, आता है, तो आपको बेसिक बना के चलना चाहिए, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है, आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, अपना पूरा कवर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, आज जो हमने लेक्चर डिस्कस कराया, किसी भी चीज़ में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।